हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को स्टेम या तने के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे जो लिखित परीक्षा या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सही से समझने के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेम की डेफिनेशन या तने की परिभाषा को समझ लेते हैं। पौधे के अक्ष का वह आरोही भाग जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर भूमि से दूर प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना या स्टेम कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में समझें तो स्टेम या तना पौधे के अक्ष का वह आरोही भाग होता है जो भ्रूण के प्रांकुर से बनता है। यह सामान्यतः क्या होता है कि प्रकाश की ओर और भूमि से दूर वृद्धि करता है, यानी ऊपर की ओर वृद्धि करता है और इस पर पत्तियां, कलिकाएं, पुष्प एवं फल आदि लगे होते हैं। इस प्रकार से परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब टाइप्स ऑफ स्टेम या तने के प्रकार अथवा उसके स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। तो तने मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। पहला साधारण या सिंपल तथा दूसरा रूपांतरित या मॉडिफाइड। अगर पहले की बात की जाए, साधारण की बात की जाए, तो तने के स्वभाव के आधार पर संपूर्ण पौधे का स्वभाव या हैबिट तथा स्वरूप या फॉर्म निश्चित होता है। स्वभाव के आधार पर तने को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, तो प्रबल तने और दुर्बल तने। तो पहले प्रबल तने या इरेक्ट स्टेम के बारे में समझ लेते हैं। ये जो प्रबल तने वाले पौधे होते हैं, इनको आपने अपने आसपास अथवा बगीचों में देखा होगा। प्रबल तनों को तीन भागों में बांटा गया है: हर्ब या साक, सर्ब्स या छुप, ट्री या वृक्ष। तो यदि साक की बात की जाए यहाँ पर, तो इन पौधों की लंबाई लगभग 10 से 15 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है। ये तने मुलायम और रसीले होते हैं या सरस होते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे सरसों है, गुलमेहंदी, गेंदा आदि, ये सब जो होते हैं ये पौधे साक होते हैं या कहा जाए हर्ब पौधे होते हैं। अब अगला है छुप या सर्ब। इन्हें झाड़ी भी कहते हैं। साधारण तौर पर देखा जाए तो इन पौधों की लंबाई 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, अर्थात 1 मीटर से अधिक होती है और 3 मीटर तक होती है। इनका जो तना होता है वो कठोर या लकड़ी वाला होता है। इनकी एक खास पहचान होती है कि ये भूमि से निकलते समय बहुत सारी शाखाएं बना लेते हैं, इसीलिए इसमें मुख्य तने की पहचान नहीं हो पाती कि कौन सा मुख्य तना है, इसीलिए इन्हें झाड़ी भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे गुलाब है, मेहंदी है, गुड़हल है आदि, ये सारे पौधे सर्ब होते हैं या छुप के उदाहरण होते हैं या झाड़ी होते हैं। अब आते हैं प्रबल तने के तीसरे भाग, वृक्ष या पेड़ या ट्री पर। तो आपने जितने भी 3 मीटर से बड़े पेड़ देखे होंगे या बड़े बड़े से जो पेड़ देखते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। गुंबदाकार, इसके अंतर्गत आम, जामुन, बरगद। बहिर्वर्धी अर्थात चीड़, देवदार, पुच्छी, ताड़, नारियल, संधि स्तंभ, बांस इत्यादि आते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम आपको समझा देते हैं कि गुंबदाकार क्या है, बहिर्वर्धी क्या है, पुच्छी क्या है, संधि स्तंभ क्या है। इनके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। तो पहला है गुंबदाकार। तो इसमें कुछ वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, यानी अनियमित आकार में बढ़ती हैं और पूरे वृक्ष का स्वरूप एक गुंबद की भांति दिखाई देने लगता है। इसे ही गुंबदाकार कहा जाता है, या कहा जाए तो बहुशाखी कहते हैं। इसके अंतर्गत नींबू है, जामुन है, आम है, बरगद, अशोक आदि पौधे गुंबदाकार होते हैं। तो ये सारे पौधे जो होते हैं, जो सारे पेड़ होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य जो दूसरा है बहिर्वर्धी, इसमें अगर देखा जाए तो पौधों की निचली शाखाएं काफी बड़ी और बाद में क्रमशः छोटी होती जाती हैं। तो ये शाखाएं मुख्य स्तंभ के साथ समकोण बनाती हैं, तो इसे शंक्वाकार या बहिर्वर्धी कहा जाता है। जैसे देवदार है, चीड़ है आदि इसके अंतर्गत उदाहरण आते हैं। अगर पुच्छी की बात की जाए तो पुच्छी में क्या होता है कि कुछ वृक्ष तो केवल अपने सिर से कुछ बड़ी बड़ी पत्तियां धारण किए रहते हैं और इनमें शाखाएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके अंतर्गत जैसे ताड़, खजूर, नारियल
इत्यादि को पुच्छी अथवा शाखा विहीन कहा जाता है, तो पूंछ की तरह से होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पुच्छी कहा जाता है। अगर संधि स्तंभ की बात करें तो संधि स्तंभ प्रकार के पौधों के तने अत्यंत लंबे होते हैं और इनकी शाखाएं, पत्तियां आदि जहां तहां भी होती हैं, परंतु इनकी पर्व संधियां स्पष्ट होती हैं, नोड्स कहा जाए तो स्पष्ट होते हैं। ये सामान्यतः अंदर विशेषकर पर्वों में खोखले भी होते हैं, इसीलिए इन्हें गांठदार या संध स्तंभ कहा जाता है। संधि मीन्स होता ही जोड़ है या गांठ, जैसे उदाहरण के रूप में बांस होता है। अब अगर दुर्बल तने की बात की जाए, यानी सिंपल स्टेम के दूसरा भाग है दुर्बल, तो दुर्बल तने में इस प्रकार के जो तने होते हैं वो सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं तथा मुलायम और दुर्बल होने के कारण, कमजोर होने के कारण आधार प्राप्त करते हैं या भूमि पर लेटकर चलते हैं, तो ऐसे तने दुर्बल तने कहलाते हैं। तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, विसर्पी, सर्पी और आरोही। तो इन तीनों को अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो पहला है विसर्पी। तो ये जो विसर्पी या क्रीपर्स होते हैं, इनके तने महीन, लंबे और दुर्बल होते हैं। ये भूमि पर रेंगते हैं और इनकी पर्वसंधियां जो होती हैं, जो नोड्स होते हैं, ये अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं इसमें से। पर्वसंधियों से पत्तियां और इनकी कक्षस्थ कलिकाएं नई नई शाखाएं बनाती रहती हैं, जो चारों तरफ फैल जाती हैं और शाखाएं मात्र पौधे से पृथक भी हो सकती हैं तथा इस प्रकार से नए पौधे को जन्म भी देती हैं, यानी पृथक होकर के, अलग होकर के एक नए पौधे को जन्म देती हैं, या कहा जाए तो इसे ही कायिक परिवर्धन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, दूब घास है, खट्टी बूटी है, ब्राह्मी है आदि, ये सब विसर्पी या क्रीपर्स के उदाहरण होते हैं। अगर सर्पी को देखा जाए या ट्रेलर्स को देखा जाए तो बिना पर्वसंधियों पर जड़ें पैदा किए भूमि पर जो पड़े रहते हैं पौधे, उन्हें ही ट्रेलर्स या सर्पी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आपको बता दें, गोखरू है, दुग्धी है, रोजमांस है, ये सारे पौधे ट्रेलर्स या सर्पी के अंतर्गत आते हैं। और आरोही या क्लाइंबर्स को अगर देखा जाए तो ऐसे दुर्बल तने पौधे जो किसी आधार पर अपने किसी विशेष अंग से यांत्रिक सहयोग लेकर के चढ़ते हैं, यानी किसी अपने अंग के द्वारा किसी दूसरे पौधे का सहारा लेकर के चढ़ते हैं, जिससे उन्हें प्रकाश और उचित मात्रा में भोजन प्राप्त हो सके, तो उसे ही आरोही कहा जाता है। आपको पान मूलिका आरोही का चित्र जो हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल आरोही का उदाहरण है। तो आरोही पौधों के अंतर्गत पान, काशी फल है जो कद्दू जिसे आप कहते हैं, और सेम है या विभिन्न प्रकार की अन्य लताओं वाले जो पौधे होते हैं, ये सारे आरोही के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये दुर्बल और प्रबल तना हो गया है। अब आते हैं मॉडिफाइड या रूपांतरित तने पर। तो कुल मिलाकर के मॉडिफाइड या रूपांतरित तने क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बता देते हैं। कभी कभी कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए तने अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, तो उसे ही तनों का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहा जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम आपको बता दें कि मॉडिफाइड जो तने होते हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में इनको बांटा गया है, भूमिगत, अर्धवायवीय या वायवीय। यानी भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। तो भूमिगत भागों में भोज्य पदार्थ एकत्रित करके फूले हुए तने भूमिगत रूपांतरित तने कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रकंद, घन कंद, स्तंभ कंद तथा सल्क कंद आते हैं। अगर प्रकंद या राइजोम की बात की जाए तो इनका रंग भूरा या भूरा सफेद हो सकता है। इन पर पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से होते हैं, यानी इंटर नोड और नोड होते हैं, और पर्व संधियों पर सल्कपर्ण भी पाए जाते हैं, और पर्व संधियों के निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें भी इनसे निकलती हैं। ये अधिकतर मांसल होते हैं तथा काफी मात्रा में भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के कारण फूल जाते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे जिंजर है यानी अदरक, हल्दी है या टर्मरिक इसको कहते हैं, केला या कैना और फर्न आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगर स्तंभ कंद की बात की जाए या स्टेम ट्यूबर की बात की जाए तो कुछ पौधों में भूमिगत शाखाओं के सिरे पर खाद्य एकत्रित होने के कारण फूल कर बना हुआ भाग ही स्टेम ट्यूबर या स्तंभ कंद कहलाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तने के निचले स्थान से कक्षस्थ अथवा अपस्थानिक कलिकाओं से निर्मित शाखाएं वायु में बढ़ने के स्थान पर भूमि के अंदर घुस जाती हैं और वहीं पर इनके सिरे फूल जाते हैं। इसका उदाहरण मुख्य रूप से जैसे पोटैटो है या आलू है, हाथी चोक है आदि आते हैं। अगर घन कंद की बात की जाए तो घन कंद भी
प्रकंद की भांति भोजन एकत्रित करके अत्यधिक फूलकर भूमिगत तना होता है और यह अत्यधिक ठोस और संघनित होता है। उदाहरण के रूप में जमीकंद है, केसर है, कचालू है, बंडा, अरबी आदि घनकंद या कॉर्न के अंतर्गत आते हैं। अगर सल्क कंद की बात की जाए या बल्ब्स की बात की जाए तो वास्तव में सल्क कंद एक भूमिगत कलिका का रूपांतरण होता है, जिसमें एक छोटा सा संघनित तना होता है जिसे बिंब या डिस्क कहा जाता है। इस बिंब पर सल्क पत्र लगे होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे प्याज है, ट्यूलिप, लहसुन, लिली आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब मॉडिफाइड या रूपांतरित तने में दो भाग और शेष बचे हुए हैं, अर्धवायवीय और वायवीय। तो पहले अर्धवायवीय को देख लेते हैं। अर्धवायवीय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, ऊपरी भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, भूस्तरिका और भूस्तरी। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। तो पहला है ऊपरी भूस्तरी या रनर इसको कहा जाता है। तो विभिन्न पौधों में जो शाकीय होते हैं, जिनके तने सदैव दुर्बल होते हैं या वीक होते हैं, भूमि पर रेंग कर वृद्धि करते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं ऊपरी भूस्तरी या रनर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे दूब घास है, खटी बूटी है, ब्राह्मी है आदि आते हैं। यदि अंतः भूस्तरी या शकर को देखा जाए तो यह भूमिगत भाग से ही निकलता है तथा शीघ्र ही बाहर निकलकर नए पौधे का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रायः भूमि में तिरछा ही वृद्धि करता है और भूमि से बाहर आए भाग के आधार पर अपस्थानिक जड़ें निकलकर नवीन पौधे को जन्म देता है। भूमिगत तने, जड़ अथवा अन्य भागों से अंतः भूस्तरी पौधा बन सकता है, जैसे गुलदाउदी है, पुदीना है आदि सब अंतः भूस्तरी या शकर पौधे होते हैं। अगला है भूस्तरिका या ऑफसेट। यह जलीय पौधों में पाए जाने वाले ऊपरी भूस्तरी की भांति होता है। इसकी शाखाएं छोटी और मोटी होती हैं और इनके गलने अथवा टूटने से नवीन पौधे स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जलकुंभी तालाब वगैरह में होती है, समुद्री शोक होता है, ये सारे ऑफसेट या भूस्तरिका होते हैं। अगला है भूस्तरी। तो भूस्तरी में क्या है, यह भी विशेष प्रकार का ऊपर भूस्तरी या स्टोलन ही होता है। साधारणतः इस प्रकार की शाखाएं पहले अन्य शाखाओं की भांति ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, परंतु बाद में नीचे झुककर शिखर पर स्थिर कलिका द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। इसमें मेंथा की सभी जातियां शामिल हुए, अर्थात मेंथा की सभी जातियां स्टोलन के अंतर्गत या भूस्तरी के अंतर्गत आती हैं। अब शेष बचा है वायवीय। तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, प्रणाभ स्तंभ, कंटक, प्रतान और पत्र प्रकलिका। अगर प्रणाभ स्तंभ की बात की जाए तो शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे मरुद्भिदों में जल के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों का अनेक प्रकार से प्रायः कंटकों में रूपांतरण हो जाता है। इसीलिए पौधों का तना विशेष रूप से चपटा, हरा व मांसल हो जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे आपको बता दें, इसमें नागफनी है, यूफोर्बिया है, कोकोलोबा है, कैंजुराइना है आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं। और स्तंभ प्रदान के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के लंबे, पतले और सर्पिलाकार मुड़े हुए चारों आधारों की ओर लिपटने वाले आकार के जो पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे झुमक लता है, काशी फल है आदि आते हैं। और स्तंभ कंटक के अंतर्गत या ठौन के अंतर्गत कक्षस्थ अथवा अग्रस्त कलिकाओं से निर्मित कांटे स्तंभ कंटक कहलाते हैं। ये कलिकाएं अपनी सामान्य अवस्था में स्तंभ बनाती हैं, परंतु इस प्रकार सुरक्षा, जल की हानि को रोकने के लिए या कभी कभी आरोहण में सहयोग करने के लिए एक कड़ी अथवा नुकीली संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे करौंदा है, बोगेनविलिया है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और पत्र प्रकलिका की बात की जाए तो पत्र प्रकलिकाएं कलिकाओं में खाद्य एकत्रित होने से बनती हैं, जिनका प्रमुख कार्य कायिक प्रवर्धन है, क्योंकि पौधे से पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियां पाने पर ये नवीन पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण तने के प्रकार और उनके बारे मैंने आपको आज बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।